हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स सेशन में। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन, यानी कि 30 मार्च के डेली सीए। अच्छा, रोज सुबह 7:30 बजे हमारा आपको ये करंट अफेयर का सेशन मिल जाता है। इसे आप जरूर देखा करिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आप वनडे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए, यूपीएससी के लिए भी रेलेवेंट है, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ने की जरूरत होगी। ठीक है, और बाकी सारे वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, टेररिज्म रिस्क इंश्योरेंस पूल वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? आतंकवाद जोखिम बीमा पूल किस वर्ष बनाया गया था? अच्छा, इसे कब लॉन्च किया गया था? 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमलों के बाद इसे लॉन्च किया गया था। टेररिज्म रिस्क इंश्योरेंस पूल क्या काम करता है? ये टेररिज्म एक्टिविटीज की वजह से जो नुकसान हुआ उसे कवर करने के लिए इस पूल को बनाया गया। कब बनाया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज इसमें 1 अप्रैल से इसके प्रीमियम में 15% तक की कमी हो जाएगी। 15% तक का रिडक्शन होगा 1 अप्रैल से इनके प्रीमियम्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country did the Indian men's team defeat in the final of the Kabaddi World Cup 2025? कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने किस देश को हराया? अच्छा, ये कबड्डी वर्ल्ड कप हो कहाँ पे रहा है? 2nd एडिशन था ये, इंग्लैंड में हो रहा है कबड्डी वर्ल्ड कप। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हो रहा है? वर्ल्ड कबड्डी के द्वारा। ठीक है, इनका फर्स्ट एडिशन 2019 में हुआ था मलेशिया में, और ये 2nd एडिशन हो रहा है इंग्लैंड में। और इसमें मेंस और विमेंस दोनों टीम में भारत ने जीत हासिल की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम सेक्शन से, बिकॉज ये अभी न्यूज में चल रहा है काफी। और विमेंस और मेन टीम दोनों ने जीत लिया है। और किसे हराया है? इंग्लैंड को हराया है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि किस कंट्री को हमने डिफीट किया है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। मेन और विमेन दोनों टीम ने जीता, और दोनों टीम्स ने किसे हराया? इंग्लैंड की टीम को ही हराया है दोनों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। India has recently imposed an anti-dumping duty on which of the following products? भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? ठीक है, भारत ने भी रिसेंटली एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है चाइना के 5 प्रोडक्ट्स पे, मतलब चाइनीज प्रोडक्ट्स पे लगाई है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? इसे हम इंपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं, बेसिकली अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अनफेयर कंपटीशन से बचाने के लिए। क्योंकि मान लीजिए चाइनीज प्रोडक्ट्स, आपको पता है चाइनीज प्रोडक्ट्स काफी सस्ते दाम में मिलते हैं ना, तो वहां से जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं उनका काफी सस्ता दाम में, मतलब कि इनफेयर कंपटीशन हो जाएगा मार्केट में। सो उससे बचाने के लिए हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हम उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं, ताकि मार्केट पे फेयर प्राइस पे चीजें मिल सके। तो अभी किस पे लगाया हमने? सॉफ्ट फेराइट कोर्स पे लगाया है एंटी डंपिंग ड्यूटी, और 4 अदर प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क हो गए, एल्यूमिनियम फॉइल्स हो गई, सॉफ्ट फेराइट कोर्स हो गए, और भी 2 चीजें हैं, उन पे क्या लगाया गया? हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। सॉफ्ट फेराइट कोर्स क्या होते हैं? आयरन ऑक्साइड जो चीजें बनती है, बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट फेराइट कोर्स कहते हैं। और इसमें मेटल्स भी आते हैं, बेसिकली आयरन ऑक्साइड्स, और कुछ मेटल्स भी आते हैं जैसे कि जिंक, निकल, मैंगनीज, ये सारी चीजें आती है सॉफ्ट फेराइट कोर्स पे। Who launched the बायोसारथी इनिशिएटिव? बायोसारथी इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है बायोसारथी इनिशिएटिव। ये क्या है? ग्लोबल मेंटरिंग करता है फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स की ग्लोबल मेंटरिंग के लिए बायोसारथी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। Which institution inaugurates Hack the Future Hackathon? Hack the Future Hackathon का आयोजन किस संस्था में किया गया? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने मिल करके इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है, हैक द फ्यूचर हैकाथॉन। Who has been selected for the 59th ज्ञानपीठ अवार्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, आपको सारे एग्जाम्स पे ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, बीट वनडे, सिविल सर्विसेज और एनी एग्जाम।
59th ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? बिकॉज ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। हाईएस्ट के साथ साथ ओल्डेस्ट भी है। हाईएस्ट और ओल्डेस्ट लिटरेरी अवार्ड है जो कि 1961 में स्टैब्लिश हुआ था, और पहला अवार्ड हमने 1965 में दिया था। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस बार का किसे मिला है, 59th अवार्ड किसे मिला है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जी को हिंदी लेखिका के लिए मिला है। ये बेसिकली 12वें हिंदी पोएट है जिन्हें की ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो, छत्तीसगढ़ के पहले कवि हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। पहला अवार्ड हमने 1965 में दिया था। किसे दिया था? मलयालम पोएट जी शंकरा कुरूप जी को, उनकी पोएम्स के लिए। इसका क्या नाम है? उदाकुजल। ये क्या है? पहले रेसिपिएंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार के। पहली महिला रेसिपिएंट कौन है ज्ञानपीठ पुरस्कार की? आशा पूर्णा देवी जी इनका नाम था। आशा पूर्णा देवी पहली विमेन रेसिपिएंट थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की 1975 में। ठीक, इसके तहत क्या मिलता है? 11 लाख रुपए का अवार्ड मिलता है आपको, 11 लाख रुपए कैश प्राइज। ब्रॉन्ज स्टैचू मिलता है सरस्वती, जिसे वाग देवी भी कहते हैं। वाग देवी का स्टैचू मिलता है जो कि ब्रॉन्ज का होता है, और एक साइटेशन मिलता है। ये सारी चीजें मिलती हैं आपको एज अ अवार्ड। और विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में चीजें हम देख लेते हैं थोड़ी। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। विनोद कुमार शुक्ल जी को 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इनकी कविता के लिए, कविता नहीं नॉवेल के लिए। दीवार में एक खिड़की रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। हो सकता है आपसे ये चीज ना पूछ करके ये चीज पूछ लिया जाए कि साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें मिला है, किस पोएम के लिए मिला है। तो क्या है नाम है उसका? दीवार में एक खिड़की रहती थी। 2-3 इनके और नोटेबल वर्क्स हैं, जैसे कि नौकर की कमीज, इस पे फिल्म भी बनी है। एक इनकी पहली पोएट्री कलेक्शन है लगभग जय हिंद। ठीक है, ये सारी चीजें इनकी। और एक और है कविता से भी लंबी कविता। इन सारी चीजें भी इनकी नोटेबल वर्क से, इनको भी अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इनॉग्रेटेड द पर्पल फेस्ट 2025? पर्पल फेस्ट 2025 का उद्घाटन किसने किया? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी प्रेसिडेंट है। क्या सेलिब्रेट करता है फेस्टिवल? टैलेंट्स, अचीवमेंट्स, एस्पिरेशंस ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हम मतलब सेलिब्रेट करते हैं, इसके लिए पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। What is the primary objective of the National ई-विधान एप्लीकेशन? नेवा का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि ई-विधान आपको नाम से पता चल रहा है, क्या आंसर हो सकता है इसका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू डिजिटाइज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स एंड मेक असेंबलीज पेपरलेस। विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना और विधानसभाओं को कागज रहित बनाना, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। किसका? नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन। Where was VLSR-SM missile tested by DRDO? DRDO ने VLSR-SM मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जो कि चांदीपुर में है। Which state has become the first in India to broadcast its legislative assembly proceedings in sign language? कौन सा राज्य भारत में अपनी विधानसभा की कार्यवाही को सांकेतिक भाषा में प्रसारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? पहला राज्य कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। ठीक है, पंजाब में पहली बार प्रोसीडिंग साइन लैंग्वेजेस में चली है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व क्षय रोग दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 मार्च। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाते हैं, इंपॉर्टेंट डे है। और इस बार का थीम क्या है? यस वी कैन, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। ठीक है, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट करिए, इन्वेस्ट करिए और डिलीवर करिए। ये था वर्ल्ड टीबी डे का थीम। अब यूपी से रिलेटेड, यूपी कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। ठीक है, आम के उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से? नंबर 1 है लखनऊ, नंबर 2 पे सहारनपुर, फिर बुलंदशहर आता है। गन्ने के उत्पादन में प्रमुख कौन है? तराई क्षेत्र होते हैं बेसिकली, लखीमपुर, खेरी वगैरह।
है ना, मतलब जितने भी तराई क्षेत्र आते हैं वो सब गन्ने के उत्पादन में प्रमुख है। हल्दी सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती है, झांसी, ललितपुर, इन सारी जगहों पे हल्दी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ पे है? प्रयागराज में। आपको पता होगा प्रयागराज फेमस भी है, वर्ल्ड फेमस है प्रयागराज के अमरूद, है ना। तो यहीं पे क्या है? अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र। और उत्पादन में अगर हम देखा जाए तो अमरूद सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? शाहजहांपुर एवं फर्रुखाबाद जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है अमरूद का। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। एकमात्र अफीम फैक्ट्री हमारे राज्य की कहाँ पे है? गाजीपुर में है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में स्थित है। लखनऊ नंबर 1 भी है प्रोडक्शन में, और प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पे है? आम का लखनऊ में है। प्रदेश में फूलों की खेती कहाँ कहाँ पे होती है? वाराणसी, लखनऊ, कन्नौज, प्रयागराज, मिर्जापुर और जौनपुर जिले में। कन्नौज में पुष्प इत्र बनाया जाता है। कन्नौज भी वर्ल्ड फेमस है इत्र के लिए। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।